क्या आपने कभी सोचा कि अगर आप प्रोड्यूसर बन जाते हैं, अगर आप फ्यूचर में बिजनेस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो क्या आप सप्लाई सिर्फ तब करेंगे जब प्राइस चेंज होगी, प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ाएंगे, प्राइस कम होगी तो कम करेंगे, या कोई और भी फैक्टर्स हैं जो कंसीडर करेंगे? ज़रा सोच के बताएं। सो प्राइस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोड्यूसर्स को इन्फ्लुएंस करती हैं कि वो सप्लाई को बढ़ाएं या कम करें। सो वो क्या फैक्टर्स हैं, उनको हम सप्लाई शिफ्टर्स का नाम देते हैं, या फिर हम उनको नाम देते हैं फैक्टर्स अदर देन प्राइस या नॉन प्राइस फैक्टर्स। वो क्या फैक्टर्स हैं? लेट्स हैव अ लुक ऑन दैम। सबसे पहला फैक्टर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एज ए प्रोड्यूसर आप ये देखें कि आप सिर्फ प्राइस बढ़ने से तो सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे भी डिपेंड करता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो उसके लिए आपको एक्सपेंस कितना आएगा, एक्सपेंडिचर कितना आएगा। फॉर एग्जांपल, जब आप प्रोडक्शन करते हैं आपको रॉ मटेरियल बाय करना होता है, आपको लेबर बाय करनी होती है, आपको इलेक्ट्रिसिटी और सोर्स ऑफ अदर एनर्जी आपको बाय करने होते हैं। सो अगर इफ देयर इज राइज इन cost of these factors which are required to produce goods and services, then definitely as a producer you cannot produce greater quantity, तो आपकी सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? लाइक कॉस्ट ऑफ लैंड आ जाती है। कॉस्ट ऑफ लैंड का मतलब है रेंट। जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ कैपिटल लाइक इंटरेस्ट। आप अगर बैंक से लोन ले रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो आप लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो आपका प्रोडक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा और आप सप्लाई कम कर सकेंगे। लेबर की वेजेस पे भी डिपेंड करता है। अगर वेजेस एंड सैलरीज गवर्नमेंट मिनिमम वेज लॉ सेट कर देती है या वेज रेट वैसे किसी वजह से बढ़ जाता है, लेबर शॉर्टेज की वजह से भी वेज रेट कई दफ़ा बढ़ जाता है। कई दफ़ा ट्रेड यूनियंस बहुत स्ट्रांग होती हैं, जो वर्कर्स की एसोसिएशंस हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, उसकी वजह से भी वेजेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, आपके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। और एज अ प्रोड्यूसर अब आप सोचें कि क्या आप प्रोडक्शन कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं, आप प्रोडक्शन आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जी अच्छा, मेरे मुर्गे की आपको आवाज़ें टाइम टू टाइम आती रहेंगी, परेशान नहीं होना। देन इज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बेसिकली क्या है? रॉ मटेरियल जो कंपोनेंट पार्ट्स आपको चाहिए वो अगर महंगे हो जाएं, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फर्नीचर बना रहे हैं, फर्नीचर के लिए जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए दैट इज टिम्बर। अगर टिम्बर एक्सपेंसिव होगी तो आप फर्नीचर कम बना सकेंगे, प्रोडक्शन आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज अनदर फैक्टर। टेक्नोलॉजी इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट सप्लाई। अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है, बेटर हो जाती है, तो बेटर टेक्नोलॉजी इज मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, and as a result you can produce greater quantity in lesser period of time, and as a result your supply will increase even if prices are low। टेक्नोलॉजी अच्छी होने की वजह से आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी चूँकि अच्छी होगी, इफेक्टिव होगी, तो थोड़े टाइम में कम रॉ मटेरियल को यूज़ करके, कम सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करके ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकेंगे और सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे सप्लाई इसलिए नहीं बढ़ी कि प्राइस ज़्यादा थी, बट दिस इज़ नॉन प्राइस फैक्टर। क्लाइमेट इज़ एन अदर फैक्टर दैट अफेक्ट सप्लाई। अगर फेवरेबल चेंज होगा क्लाइमेट के अंदर तो डेफिनेटली सप्लाई बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से सप्लाई भी इंक्रीज़ करेगी। अगर अनफेवरेबल क्लाइमेट होगा तो डेफिनेटली उससे सप्लाई कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फ्लड आ जाता है, अगर कोई अर्थक्वेक आ जाते हैं या फिर कोई स्टॉर्म्स आ जाते हैं जिसकी वजह से एकदम आपकी जो प्रोडक्शन है उस पर अफेक्ट होता है, लाइक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हमारी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं क्लाइमेट की वजह से, और बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग भी है जो क्लाइमेट पे डिपेंड कर रही होती है, तो वो भी अफेक्ट होगी। डेफिनेटली आपकी फिर सप्लाई कम हो जाती है। अगर अनफेवरेबल क्लाइमेट होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी, फेवरेबल होगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी। देन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज की जब हम बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स इज बेसिकली द टैक्स विच इज इंक्लूडेड इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनडायरेक्ट टैक्स सप्लाई को कम कर देता है, प्रोड्यूसर्स पे इसका बर्डन इंक्रीज होता है, तो डेफिनेटली प्रोड्यूसर्स विल बी इन द पोजीशन टू प्रोड्यूस लेसर क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सप्लाई विल फॉल। लेकिन अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, लाइक उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है, तो एज अ रिजल्ट, अच्छा सब्सिडी का मतलब ये नहीं है कि हमेशा फाइनेंस प्रोवाइड कर देगी गवर्नमेंट,
हेल्प कर देगी। कई दफ़ा ऐसा भी होता है टैक्स में रिलैक्सेशन दे देती है, अगर गवर्नमेंट टैक्स में रिलैक्सेशन दे दे तो वो भी एक सब्सिडी की फॉर्म है। सो जनरली हम सब्सिडी कहते हैं कि इट इज़ फाइनेंशियल ग्रांट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर सो दैट दे कैन प्रोड्यूस ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और सप्लाई ताकि इंक्रीज़ हो सके और चीज़ें लोगों को सस्ती मिल सकें। लेकिन ऐसा हर दफ़ा नहीं होता, गवर्नमेंट लाजमी नहीं है कि सब्सिडी में फाइनेंशियल हेल्प करे, फाइनेंस प्रोवाइड करे, बल्कि ऐसे बर्डन और ऐसी लायबिलिटी टैक्स की फॉर्म में जो आपकी ड्यू थी, आपने पे करनी थी, लेकिन गवर्नमेंट आपको रिलीफ दे देती है, वो छोड़ देती है, रिलैक्स कर देती है, तो वो भी टैक्स रिलैक्सेशन इज ऑल्सो नॉन एज सब्सिडी। सो सब्सिडी अगर गवर्नमेंट देगी तो सप्लाई बढ़ेगी। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट लॉ ऑफ सप्लाई एंड दीज फैक्टर्स शिफ्ट सप्लाई कर्व टू द राइट और लेफ्ट डिपेंडिंग अपॉन द चेंज। Movement along the same supply curve, shift in supply curve, increase in supply, decrease in supply, extension in supply, contraction in supply, movement along the same supply curve, shift in supply curve. What are these concepts? These concepts, if you are interested to know them, then click on the next video.